नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं। आज हम संक्रमण तत्व कक्षा 12वीं का जो मुख्य पाठ्यांश है इस पर चर्चा करेंगे। संक्रमण तत्व को अंग्रेजी में ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है और इनका संक्रमण धातुएं भी कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल। इस पर अपन चर्चा करेंगे। यह परीक्षा का एक महत्वपूर्ण पूछा जाने वाला पाठ्यांश है। इनमें अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आज इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको वो समझ में आ जाएंगे और इस पाठ को समझने में सुविधा होगी। सबसे पहले अपन डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व क्या होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हो या क्या आशय है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। वे तत्व जिनके परमाणुओं में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षक में भरता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनके परमाणुओं में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षक में भरता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व या संक्रमण धातुएं भी कहा जाता है। इन्हें संक्रमण तत्व या संक्रमण धातुएं भी कहा जाता है। अर्थात वे तत्व जिनमें उप अंतिम n-1d कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। उदाहरण हैं कोबाल्ट, आयरन, निकिल आदि। वे तत्व जिनमें उप अंतिम n-1d कक्षक आंशिक रूप से भरे रहते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। उदाहरण कोबाल्ट, निकिल, आयरन आदि। तो संक्रमण तत्व की परिभाषा में एक महत्वपूर्ण शब्द याद रखना जरूरी है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। डी कक्षक चूंकि अंतिम नहीं होता है, अंतिम से अंदर वाला होता है, इसलिए इसको n-1d कहा गया है। ये विशेष तौर से अपने को याद रखना पड़ेगा। अब प्रश्न आता है, संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं या डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु क्यों कहा जाता है, इस पे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न था, डी ब्लॉक के तत्वों को, संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर यह होगा, आवर्त सारणी में वे तत्व जिनके परमाणु के डी कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, वो सब डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्योंकि संक्रमण तत्व के डी कक्षकों में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरता है, इसलिए इनको डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। दूसरा प्रश्न था, इनको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के संक्रमण को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ये एस और पी ब्लॉक के तत्वों को के संक्रमण को, संक्रमण मतलब क्या होता है कि एक कक्षक से दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन का आवागमन, उसको अपन क्या कहेंगे, संक्रमण। ये संक्रमण प्रदर्शित करते हैं, इसी कारण इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। तीसरा प्रश्न था, इनको संक्रमण धातु क्यों कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश धातुएं हैं, इनमें धात्विक गुण पाए जाते हैं, ये धातु की तरह ये तत्व व्यवहार करते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण धातुएं भी कहा जाता है।
इस प्रश्न पर और चर्चा कर लेते हैं कि इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व एस और पी कक्षक के संक्रमण को प्रदर्शित करते हैं। पहला कारण अपन ने चर्चा कर ही ली है, अर्थात इसके उप अंतिम और अंतिम कक्षकों में की ऊर्जा लगभग समान होने के कारण इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। इस कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। कभी कभी ये प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि इनमें संक्रमण क्यों होता है, तो उसका एक ही कारण है कि इनके जो उप अंतिम और अंतिम कक्षक की ऊर्जा लगभग समान होती है। इस कारण इनमें आसानी से संक्रमण हो जाता है और इसी कारण इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान सुनिश्चित कीजिए, या संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक में क्यों रखा गया, या इनको डी ब्लॉक में रखा जाना क्यों उचित है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। आवर्त सारणी देख लीजिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि इधर लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक है, राइट साइड में पी ब्लॉक है और बीच में डी ब्लॉक है। इनको संक्रमण तत्व कहेंगे। नीचे बाहर ए ब्लॉक है। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि संक्रमण तत्वों को आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य रखा गया है और इसको वर्ग में देखा जाए तो तीसरे वर्ग से 12वें वर्ग तक इनको स्थान दिया गया है। इसका क्यों दिया गया है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। संक्रमण तत्व जो होते हैं, इनके परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 कक्ष में भरते हैं, मतलब डी कक्षक में भरते हैं। इसी कारण इनको डी ब्लॉक में रखा जाना उचित है। यह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, अतः वर्ग 3 से 12 के दोनों के ब्लॉक में मध्य में स्थान दिया जाना उचित है। इनका वर्ग 3 और 12 के बीच में जो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में स्थित है, इसलिए इन दोनों को, इन तत्वों को एस और पी ब्लॉक के मध्य रखा जाना उचित है। और चूँकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इसको डी ब्लॉक में रखा जाना उचित है। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये भी प्रश्न आता है परीक्षा में, 1 नंबर या कभी कभी 2 नंबर का आ जाता है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिख लीजिए। n-1 कोष्टक में डी, कोष्टक में n-1 है और डी है और ऊपर पावर के रूप में 1 से 10 और ns 1 से 2। ये डी क्या है, कक्षक जो है बाहरी कक्ष से अंदर वाला कक्ष है, इसलिए इसको n-1 दर्शाया गया है। और एस कक्षक सबसे बाहरतम कक्ष है, इसलिए इसको बाहर वाला एन द्वारा व्यक्त किया गया है। इसे अपन चित्र द्वारा ये और समझ सकते हैं। आवर्त सारणी में स्थान को इधर एक साइड में, लेफ्ट साइड में ये है एस ब्लॉक, राइट साइड में पी ब्लॉक और बीच में डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक है। तो आवर्त सारणी में कहाँ स्थान है, इस चित्र को भी देख के आसानी से समझा जा सकता है। अब इसमें प्रश्न आया था, एक तो बाहरी कक्ष और बाहर से अंदर वाला, अंतिम जिसको आउटर मोस्ट बोलते हैं, पेनल्टी बेल्ट बोलेंगे, और एक आएगा उप अंतिम जो इसके पीछे वाला, सब पेनल्टी बेल्ट बोल सकते हैं, या आउटर मोस्ट से अंदर वाला। कक्षक क्या होते हैं या इसके बारे में क्या है, तो इसको अपन और चित्र देख लीजिए। चित्र में सबसे बाहर वाला देखो, ये पता चल ही रहा है कक्षा है, इसको अपन ने एन द्वारा व्यक्त किया गया है। और बाहर से अंदर वाली कक्षा जो है वो n-1 है और n-2 है अंदर वाली। तो इस प्रकार से क्रम दिया जाएगा, तो -1 -2 अपन देते जाएंगे। तो n-1 मतलब क्या हो गया कि अंदर से जस्ट बाहर वाली कक्षा, इसके अंदर स्थित कक्षक क्या कहलाएंगे, n-1 कक्षक कहलाएंगे। और बाहर वाली कक्षा में जो कक्षक रहेंगे उनको n द्वारा व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार अपने स्पष्ट हो जाता है। इसे ये परिभाषा दे सकते हैं अपन कि परमाणु में
सबसे बाहर की कक्षा के कक्षक को अंतिम कक्षक कहा जाता है। सबसे बाहर की कक्षा को अंतिम कक्षक कहा जाता है। इसे एन द्वारा व्यक्त करते हैं। एक बार और सुन लीजिए, परमाणुओं में सबसे बाहर की कक्षा आउटर मोस्ट कक्षा के कक्षक को अंतिम कक्षक कहा जाता है। इसे एन द्वारा व्यक्त करते हैं। अंतिम कक्षा के तुरंत भीतर की कक्षा के कक्षक को उप अंतिम कक्षक कहा जाता है, आउटर मोस्ट से जस्ट अंदर वाला, और इसे n-1 द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार अपने स्पष्ट हो जाता है कि n कक्षक और n-1 कक्षक क्या है, या अंतिम और उप अंतिम कक्षक क्या है। इसके ऊपर भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है और हमें समझना जरूरी है। इसके पश्चात प्रश्न आते हैं, संक्रमण तत्वों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संक्रमण तत्वों की प्रमुख विशेषता लिखिए या संक्रमण धातुओं की प्रमुख विशेषता लिखिए। यह विशेषताओं के रूप में भी पूछ सकते हैं, सामान्य गुण के रूप में पूछ सकते हैं, या यूँ प्रश्न आ सकता है भौतिक और रासायनिक गुण लिखिए, ये भी प्रश्न आ सकता है, या इनकी प्रकृति लिखिए, तो भी वही प्रश्न, या इनकी पहचान, इस रूप में भी प्रश्न आ सकता है। ये प्रमुख गुण निम्न है। पहला गुण है रंगीन आयन और रंगीन यौगिक बनाते हैं। संक्रमण तत्व की प्रथम विशेषता क्या है? ये रंगीन दिखाई देते हैं, परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है परिवर्तित संयोजकता, चेंजेबल या वेरिएबल इसकी वैलेंसी, वेरिएबल संयोजकता को बोलते हैं अपन वैलेंसी, संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है इसका अनुचुंबकीय प्रवृत्ति पाई जाती है, चुंबक के प्रति आकर्षण, इसको बोल देंगे अनुचुंबकीय, इसको अंग्रेजी में पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। उत्प्रेरक क्षमता उच्च होती है, गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, उच्च धनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है, संकुल या उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। संकुल मतलब कॉम्प्लेक्स यौगिक, या उपसहसंयोजक यौगिक को अंग्रेजी में बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बनाते हैं। इनका आकार और त्रिज्या, साइज और रेडियस ये न्यून होती है, कम होती है। आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा उच्च होती है, आसानी से मिश्र धातु बनाते हैं। ये इनके हो गए सामान्य गुण। और भी गुण याद करना चाहो तो आप इसमें जोड़ सकते हैं, या इनको भौतिक गुण और रासायनिक गुण में अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ताकि वो किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो आप उसको दे पाए। अब अपन इन्हीं गुणों के ऊपर कारण बताओ प्रश्न बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, उन पर अपन चर्चा करेंगे। पहला इसका गुण बताया था अपन ने, ये परिवर्तित या विविध ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तित या ऐसा क्यों हो सकता है, यह प्रश्न हो सकता है। आसानी से मिश्र धातुएं बना लेती तो ऐसा क्यों होता है, ये अच्छी उत्प्रेरक क्यों पाई जाती है, या संकुल या उपसंयोजक यौगिक क्यों बनाती है, रंगीन आयन रंगीन प्रवृत्ति के क्यों होते हैं इसके यौगिक, या इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक प्रकृति की क्यों होती है। या प्रश्न ऐसे प्रकार भी आ सकता है परीक्षा में, कॉपर प्लस रंगीन है कलरलेस, जबकि कॉपर 2+ रंगीन मतलब कलर्ड होता है, ऐसा क्यों। इस प्रकार के प्रश्नों को अपन को चर्चा करना जरूरी है। और इस प्रकार के अन्य प्रश्न भी यदि पाठ्य पुस्तक के मध्य में या पीछे आ जाए तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए और उनको अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि इस पाठ्यांश में इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्नों का अधिक महत्व है, अतः अपने इसमें ध्यान देना जरूरी है। पहला प्रश्न अपन चर्चा करेंगे, संयोजकता, परिवर्तित संयोजकता या विविध ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों प्रदर्शित करते हैं।
संक्रमण धातुएं की संयुक्ताएं परिवर्तित क्यों होती है? तो उसका एक कारण ये नोट कर सकते हो आप चाहो तो। संक्रमण तत्वों के परमाणुओं में n-1 कोष्टक के अंदर है और d बाहर है। n-1 d तथा ns कक्षकों में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का d से s और d से ds संक्रमण कहलाता है और d से d dd संक्रमण कहलाता है। इन कक्षकों में संक्रमण आसानी से हो जाता है। इससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाती है। इस कारण परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या या परिवर्तित संयोजकता पाई जाती है। जैसे आयरन में 2 होती है, +2 भी होती है और +3 होती है। इस प्रकार अपन परिवर्तित संयोजकता क्यों पाई जाती है उसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये आसानी से मिश्र धातुएं क्यों बना लेती है? तो उसका एक ही कारण है, इनमें आकार लगभग समान होता है। संक्रमण तत्वों का आकार लगभग समान होता है, जिससे क्रिस्टल जालकों के सरलता से प्रतिस्थापित होने में सुविधा हो जाती है। क्रिस्टल जालक होते हैं वो आपस में समान आकार के परमाणु के साथ प्रतिस्थापित होने की क्षमता रखते हैं। तो ये गुण इनमें संक्रमण तत्वों में इसलिए पाया जाता है कि इनका आकार लगभग समान होता है। अतः लगभग सभी संक्रमण तत्व आसानी से मिश्र धातु बना लेते हैं। एक बार और समझ लीजिए इसको। संक्रमण तत्वों का आकार लगभग समान होता है, जिससे क्रिस्टल जालकों के सरलता से प्रतिस्थापित होने में सुविधा हो जाती है। अतः लगभग सभी संक्रमण तत्व आसानी से मिश्र धातुएं बना लेते हैं। अगला प्रश्न है, संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक क्यों होती हैं? संक्रमण तत्व आसानी से अस्थायी माध्यमिक यौगिक बना लेते हैं। अस्थायी माध्यमिक यौगिक मतलब अनस्टेबल इंटरमीडिएट यौगिक, मतलब कुछ समय के लिए यौगिक बनता है लेकिन वापस वो डिकम्पोज हो जाता है और अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसको बोलते हैं अपन अस्थायी माध्यमिक यौगिक। इस प्रकार ये आसानी से बना लेते हैं, जो उत्प्रेरक का एक आवश्यक गुण है ना। उत्प्रेरक क्या करता है? क्रिया में भाग लेता है लेकिन वो परिवर्तित नहीं होता है। ये उत्प्रेरक का खास गुण है। ये गुण इन संक्रमण तत्वों में भी पाया जाता है। इस कारण इनका उपयोग ज़्यादातर संक्रमण उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। इसमें जैसे प्लेटिनम, आयरन, निकिल, क्रोमियम आदि उच्च उत्प्रेरक क्षमता के गुण पाए जाते हैं और इनका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो इसको प्रश्न को एक बार और समझ लीजिए। संक्रमण तत्व आसानी से अस्थायी माध्यमिक यौगिक बना लेते हैं, जो उत्प्रेरक का आवश्यक गुण है। अतः प्लेटिनम, आयरन, निकिल, क्रोमियम आदि संक्रमण तत्व में उच्च उत्प्रेरक गुण पाए जाते हैं। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा सकता है कि संक्रमण तत्व में उत्प्रेरक क्षमता उच्च पाई जाती है, यह नहीं पूछते हुए ये पूछ सकता है क्या कारण है कि प्लेटिनम उच्च उत्प्रेरक क्षमता का होता है या आयरन में उच्च उत्प्रेरक गुण होते हैं। इस प्रकार नामजद आ जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में अपन केवल उसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसे कि प्लेटिनम एक संक्रमण तत्व है जो अस्थायी माध्यमिक यौगिक आसानी से बना लेता है, जो उत्प्रेरक का आवश्यक गुण है। इसी कारण यह आदर्श उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है, या इसी कारण इनमें उत्प्रेरक गुण पाया जाता है। इस प्रकार के उत्तर को अपन परिवर्तित करके लिख सकते हैं। तो परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों के ऊपर चर्चा जरूर करना या उनको समझना जरूरी है। अगला प्रश्न है, ये संकुल या उपसहयोगी आसानी से कैसे बना लेती है? तो उसका एक ही कारण है कि इनका आकार छोटा होता है, नाभिक की क्षमता आवेश उच्च होता है, जिसके लिगेंड आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है। एक तो आकार छोटा, नाभिक की आवेश उच्च होता है।
तीसरा एक और इसमें रिक्त n-1 डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। इसके कारण आसानी से लिगेंड में इलेक्ट्रॉन जोड़ा ग्रहण कर लेते हैं। मतलब लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ा दान करने का काम करता है, और जो ग्राही धातु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, वो इलेक्ट्रॉन जोड़ा ग्रहण करके उपसंयोजक बंध बनाता है और संकुल यौगिक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार इस दो कारणों के कारण इनमें उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। संक्रमण तत्वों का आकार छोटा होता है, जिससे नाभिकीय आवेश उच्च होता है, जिससे लिगेंड को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ जाती है। रिक्त n-1 डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। उनके कारण आसानी से लिगेंड में इलेक्ट्रॉन जोड़ा ग्रहण कर लेते हैं। अतः उपरोक्त कारणों से संक्रमण तत्वों में संकुल या उपसहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ये तत्व रंगीन आयन या रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? तो इसका ये उत्तर है, संक्रमण तत्वों के परमाणुओं के डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनके आयन और यौगिक रंगीन होते हैं। यहाँ पर डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे किसी में 1 हो तो कलर अलग होगा, 2 हो तो अलग होगा, 3 हो तो अलग होगा। इस प्रकार अलग अलग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में जाएंगे तो एक तालिका दे रखी है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कलर, वो अपने को याद रखना पड़ेगा। 2 कलर होंगे, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसा कलर रहेगा, या 3 होंगे तो कैसा कलर होगा, नहीं होंगे तो कैसा कलर होगा। इस चीज़ पे कारण बताओ प्रश्न आते हैं, इसलिए उसको अच्छी तरह से देखा जाना उचित है। इसको और अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इनमें संक्रमण तत्वों के परमाणुओं में डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके कारण यह आयन, अब यहाँ पर एक उत्तर ये भी हो सकता है कि दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में डी संक्रमण होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है, मतलब उन्हें ऊर्जा अवशोषित करके वो एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाते हैं और वापस ऊर्जा उत्सर्जित करके पूर्व अवस्था में आते हैं। इस प्रकार को अपन संक्रमण बोलते हैं। तो यह दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में होता है, इसलिए उसका कुछ अंश अवशोषित हो जाता है और कुछ अंश परावर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें दृश्य प्रकाश के कुछ भाग को वापस ये परावर्तित कर देते हैं, जो अपने को प्रतीत होता है। इस कारण इसका रंगीन प्रवृत्ति प्रतीत होती है। तो यही कारण है कि संक्रमण तत्व रंगीन प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न है, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। संक्रमण तत्वों में 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। मजबूत बंध से वो आपस में मजबूती से बंधे रहते हैं। पहला है संयोजकता बंध। पहला एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो साझे करते हैं, वो सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और दूसरे इनमें n-1 डी कक्षकों में लिगेंड, जो रिक्त कक्षक होते हैं, लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। इस प्रकार इसमें सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध दोनों प्रकार के बंध से इनमें आपस में मजबूती आ जाती है। इन मजबूती के कारण इनमें गलनांक और क्वथनांक उच्च हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय होती है। अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक, मतलब चुंबक के प्रति आकर्षित, चुंबकीय क्षेत्र में जाते तो आकर्षित होती है, उसको अपन अनुचुंबकीय कहेंगे। और जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होती है उसको प्रतिचुंबकीय कहते हैं। जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उनको प्रतिचुंबकीय या डाईमैग्नेटिक कहेंगे। और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम से कम बिना जोड़े के रहता है या सिंगल रहता है, उसे अपन पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय कहेंगे। तो इस प्रकार संक्रमण तत्वों में रिक्त कक्षक जो होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं डी कक्षकों में। इस कारण इनकी प्रवृत्ति अनुचुंबकीय होती है। संक्रमण तत्वों के
n-1 d कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस कारण इनकी प्रवृत्ति अनुचुंबकीय होती है। अगला है Cu प्लस रंगीन कलरलेस, जबकि Cu प्लस प्लस रंगीन कलर्ड होता है, ऐसा क्यों? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर ये होगा कि Cu प्लस के n-1d में कक्षकों में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण यह रंगीन होता है, लाल कलर का होता है। और जबकि कॉपर प्लस के n-d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए यह रंगहीन कलरलेस होता है। इस प्रकार अपन ने संक्रमण तत्वों की परिभाषा, उनके अन्य नाम, आवर्त सारणी में स्थान, सामान्य सूत्र, इनके सामान्य गुण, भौतिक और रासायनिक गुणों पर अपन ने चर्चा करी और इनके कारण बताओ प्रश्नों पर अपन ने विशेष चर्चा करी। इन प्रश्नों को वापस घर जाकर आपने निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में ध्यान से पूरे पाठ को पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के अलावा और भी इन जैसे प्रश्न हैं वो पाठ के पीछे जाएंगे या पाठ के मध्य में जाएंगे, उनको अंडरलाइन करेंगे और इन पर मनन करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों से तुम्हारे परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न आ जाएंगे और नंबर कवर करने में सहायता मिलेगी। और आशा करता हूँ कि ये पाठ आपके समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।